हेलो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थर्ड टाइप कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम आज के वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड इसका सिग्निफिकेंस कहाँ-कहाँ होता है। कौन से सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें नोट डाउन करने होते हैं एंड जिसके बेसिस पे हम एक अच्छा खासा डिसीजन बना सकते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस में। तो चलिए आगे इस वीडियो को और एक्सप्लोर करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैश फ्लो आखिर में होता क्या है, इसे कंपनी के एनालिसिस के लिए या फंडामेंटल एनालिसिस के लिए किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कैश फ्लो। कैश फ्लो बेसिकली होता क्या है? कैश फ्लो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी हमने 2 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर लिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है? तो ये एक थर्ड टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें क्या होता है कि कंपनी में किसी भी कंपनी में, किसी भी बिज़नेस में कितने पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। हाउ मच मनी इज़ इनटू द बिज़नेस एंड आउट ऑफ द बिज़नेस, ठीक है? तो बेसिकली ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा दर्शाया जाता है एंड इसमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो आगे देखेंगे। तो इसमें बेसिकली यही दिखाया जाता है कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो 3 टाइप हमने स्टडी किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड थर्ड ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम वही देखते हैं कि बिज़नेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, ठीक है? तो ये एनालिसिस करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका बेसिक यूज़ कैसे होता है या फिर ये कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बोलोगे कि भैया हमने तो बैलेंस शीट भी पढ़ लिया एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी मुझे पढ़ना आ गया, अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत है? तो चलिए एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरी एक बाइसाइकिल की बिज़नेस है, ठीक है? एक मान लेते हैं कुछ इस तरह से मैं बना देता हूँ, ठीक है? मान लेते हैं मेरी बाइसाइकिल के बिज़नेस है, ऐसे मैंने लगभग 100 क्वांटिटीज़, ठीक है? 100 क्वांटिटीज़ 10 10 के में बेच दिया, ठीक है? 10 के पर बाइसाइकिल का प्राइस है एंड 100 क्वांटिटीज़ मैंने बेचा एक कस्टमर को, ठीक है? एक XYZ कस्टमर है, उसे मैंने बेच दिया। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा? 10,000 एक का है, मतलब 10 का 1 लाख और 100 का 10 लाख रुपए, ठीक है? तो 10 लाख रुपीज़ हो गए। अब ये कस्टमर क्या बोलता है कि भैया मेरे पास अभी 8 लाख रुपए है, ठीक है? 8 लाख रुपए आप रख लो, 2 लाख मैं 15 दिनों में आपको दे दूँगा, ठीक है? आफ्टर 15 डेज़ आपको मैं दे दूँगा। तो एक चीज़ शायद आपको नहीं पता होगी कि अकाउंटिंग में 2 टाइप के अकाउंटिंग होते हैं। एक कैश अकाउंटिंग होती है, ठीक है? कैश अकाउंटिंग होती है एंड दूसरी होती है एक्रूअल एक्रूअल अकाउंटिंग, ठीक है? ये 2 टाइप की अकाउंटिंग होती है। कैश अकाउंटिंग का क्या होती है? जब आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? जब आपको पैसे मिल रहे हैं और जितने पैसे मिल रहे हैं, उतना ही रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब अभी आपको ये ट्रांज़ैक्शन में 8 लाख रुपए मिले तो यहाँ पे 8 लाख ही दिखाई देंगे। बट एक्रूअल अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपने 10 लाख रुपए कमा लिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा पूरे 10 लाख के, क्योंकि 10 लाख रुपए आपने अर्न कर लिए हैं, ठीक है? एक्रूअल अकाउंटिंग में क्या होता है, व्हेन यू अर्न दैट इज़ रिकॉर्डेड एंड व्हेन यू रिसीव दैट इज़ रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंटिंग, ठीक है? ये डिफरेंस होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं, तो वहाँ पे कंपनी के पास कैश नहीं भी आए रहेंगे, तो भी वो टोटल अमाउंट वहाँ पे दिखाई देगा आपको। 10 लाख रुपए आपको दिखाई देंगे, बट एक्चुअल में आप उसका बैंक बैलेंस जाके चेक करोगे तो वहाँ पे 8 लाख रुपए ही दिखाई देंगे, ठीक है? तो मान लेते हैं अभी इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे आएगा? अब इम्पोर्टेंस यहीं पे आएगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के बोलोगे कि भैया कंपनी के पास 10 लाख रुपए है, आने वाले टाइम में इसे 9 लाख का पेमेंट करना है, ठीक है? एक शॉर्ट टर्म डेब्ट है, जिसके लिए शॉर्ट टर्म डेब्ट के लिए 9 लाख रुपए का पेमेंट करना है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के बोलोगे कि भैया इसके तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 लाख रुपए है ऑलरेडी, तो ये दे सकता है, ठीक है? 10 लाख रुपए है ऑलरेडी, तो ये 9 लाख रुपए ईज़िली दे सकता है। ये सोच के आप एकदम फ्री हो जाओगे। बट एक्चुअल में सीन क्या होता है कि
आपको यहाँ पे एक्चुअल अकाउंटिंग में रिटर्न में दिखाई देता है कि 10 लाख रुपए है उसके अकाउंट में, बट एक्चुअल में उसके पास 8 लाख रुपए होते हैं, जो आपको दिखाई देता है कैश अकाउंटिंग में, ठीक है। जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आप स्टडी करते हो, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई देता है कि भैया कितना लिक्विड कैश अमाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ है कंपनी के पास। तो जब आपको पता है कि कंपनी को 9 लाख का एक डेट चुकाना है अगले 10 दिनों के अंदर, ठीक है। बट अब ये 2 लाख का पेमेंट है, वो 15 दिनों बाद करने वाला है, तो 10 दिनों के अंदर इसे 2 लाख रुपए का शॉर्टेज पड़ेगा, ठीक है। तो अगले 10 दिनों के अंदर इसे 1 लाख का शॉर्टेज पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्चुअल अकाउंटिंग में 10 लाख दिख रहा है, बट इसको पे कितना करना है? 9 लाख रुपए, एंड एक्चुअल में इसके बैंक अकाउंट में कितना है? 8 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से पता चलता है? कैश अकाउंटिंग से पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल था जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया कि एक्चुअल अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है या फिर व्हेन यू अर्न, ठीक है, जब आप उतना अमाउंट अर्न करते हो तो वो रिकॉर्ड हो जाता है आपके जर्नल में, ठीक है, अकाउंटिंग जर्नल में। एंड कैश अकाउंटिंग में क्या होता है, जब आपको वो कैश रिसीव हो रहा है तब आपके जर्नल में एंट्री होती है, उसे कहते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा था कि भैया एग्जैक्ट कैश आपके बैंक अकाउंट में कितना है वो समझ में आएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना कैश अवेलेबल है वो सारी चीज़ें समझ में आती है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से एग्जैक्ट वैल्यू समझ में नहीं आता है। यस, ऑफ कोर्स आप इतना कह सकते हो कि कंपनी ने इतना रेवेन्यू अर्न किया है या फिर इतना रेवेन्यू जनरेट किया है और इतना प्रॉफिट अर्न किया है, इस तरह के स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। बट एग्जैक्ट जो कैश अमाउंट होता है, बैंक बैलेंस जो होता है, तो वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए इसको और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है, ओसीएफ के नाम, ओसीएफ शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सेकेंड होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग कैश फ्लो, ठीक है। तो जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट रीड आउट कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं तो आपको ये तीन कंपोनेंट्स दिखाई देंगे वहाँ पे, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, ठीक है। तो इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने से पहले एक बार फिर से हम थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कैश फ्लो, किसी भी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी करने से आपको पता चलता है कि कंपनी में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है और कंपनी के बैंक अकाउंट से कितना पैसा बाहर जा रहा है, वो सारी चीज़ें पता चलती है। एंड उस फिगर को देख के, उस डिजिट को देख के आपको पता चलती है कि कंपनी की एबिलिटी जो है, ठीक है, कंपनी की एबिलिटी है कैश को जनरेट करने की, जो एबिलिटी है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि कंपनी काम कर रही है बट उधारी पे उधारी दिया हुआ है, बट उनके पास कैश नहीं है, सब उधार पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडी करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है जिससे आप एक अंदाज़ा लगा पाते हो कि कंपनी में कितने पैसे आ रहे हैं और कंपनी से कितने पैसे बाहर जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी की एबिलिटी क्या है कैश जनरेट करने की, ठीक है। कितना इफेक्टिवली कंपनी कैश जनरेट कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उधारी पे उधारी दिए जा रहा है बट उसके पास कैश आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक क्रूशियल इंडिकेटर की तरह काम करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे यूज़ करके आप कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में स्टडी कर पाते हो, एक एनालिसिस कर पाते हो और एक प्रॉपर डिसीजन मेक कर पाते हो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो किसी कंपनी में या किसी कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसके साथ ही कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज़ करके, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज़ करके आपको कंपनी की इस एबिलिटी का भी पता चलता है कि जो भी शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में
जो भी ऑब्लिगेशंस कंपनी को पे करने हैं या ऑब्लिगेशन सेटलमेंट करने हैं, ठीक है? तो उसके लिए कंपनी कैपेबल है या नहीं, ठीक है? मान लो कंपनी ने 10 करोड़ के लोन लेके रखे हुए हैं, ठीक है? मान लो कंपनी ने 10 करोड़ के लोन लेके रखे हुए हैं, पर इनके कैश फ्लो से दिख रहा है आपको कि 2 करोड़ या फिर 4 करोड़, ठीक है? 2 करोड़, 4 करोड़ 5 करोड़ के ही अमाउंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये 10 करोड़ पेमेंट कैसे करेगा अगले 6 महीने में, अगर इसका टाइम है तो, ठीक है? 6 मंथ में 10 करोड़ का पेमेंट कैसे करेगा? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है कि भैया ये कैपेबल है भी कि नहीं। 10 करोड़ का लोन तो ले लिया है, बट उतना कैश जनरेट कर पा रहा है क्या 10 करोड़ के लोन को चुका पाएगा, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भी आप एनालाइज़ कर पाते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए एक वन बाय वन हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या होता है एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्या होता है एंड इसमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी कंपनी का और या कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला है हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्या होता है कि इसमें वो सारे कैश रिकॉर्ड किए जाते हैं जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो इसमें वो सारे कैश रिकॉर्ड किए जाते हैं। देखिए, अभी कैश इसमें क्या होता है कि कैश रिसीव में क्या होगा, जो कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं, वो कैश रिसीव्ड में नोट डाउन किया जाएगा। मतलब इन इन मनी क्या हो जाएगा, इन मनी कस्टमर से जो पैसे आ रहे हैं वो कैश पेड टू एम्प्लॉइज सप्लायर्स एंड अदर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। तो ये कैश पे किया है तो ये क्या हो गया, आउट हो गया, ठीक है? तो कंपनी के बैंक अकाउंट में ये अमाउंट जो आया है, ठीक है, कैश रिसीव हुआ है वो कस्टमर से हुआ है। कस्टमर से जो कैश रिसीव हो रहा है वो आपका इनफ्लो मनी में दिखाई देगा एंड आउटफ्लो मनी में आपको दिखाई देगा कि आप सप्लायर को कितना पे कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को कितना पे कर रहे हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में कितने खर्चे हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, ठीक है? तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज़ नथिंग बट द टोटल कैश जनरेटेड फ्रॉम द कोर बिजनेस, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो भी कैश जनरेट किए जाते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर आप देखो कि इसमें एक्सक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड यही करना है जो भी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है, या आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है उसे सेल आउट करके आप फिर से कैश जनरेट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आएगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड होती है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग कैश फ्लो में काउंट नहीं की जाती है। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी अगर आप कर रहे हो, डिविडेंड पेमेंट या फिर रीपर्चेज ऑफ स्टॉक, दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, या फिर शेयर होल्डर्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ अमाउंट कैपिटल रेज़ किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें काउंट नहीं की जाती है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, ठीक है? इसमें क्या काउंट की जाती है कि कस्टमर से कितने पैसे आए हैं हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है? हमारे बैंक अकाउंट इन द सेंस कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए हैं एंड कंपनी ने अपने सप्लायर्स को, वेंडर्स को, एम्प्लॉयज़ को एंड कितने पैसे दिए हैं एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में कितने खर्चे हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती है। और जब भी आप देखो, जब ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप एनालाइज़ कर रहे हो, उस वक़्त अगर आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है? इफ़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी में एक कैपेबिलिटी है, ठीक है? अगर आपको पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी इतना कैपेबल है, ठीक है? इतना कैपेबल है कि वो इनफ कैश जनरेट कर पा रहा है टू सस्टेन इट्स बिजनेस एंड जो भी फ्यूचर ग्रोथ है, जो भी उनके फ्यूचर विज़न है, उसे अचीव करने के लिए कंपनी इनफ कैश जनरेट कर पा रहा है। एक पॉजिटिव कैश फ्लो से पता चलता है, एक पॉजिटिव साइन मिलता है आपको कि कंपनी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतना सामर्थ्य है कि आने वाले टाइम में वो इन कैश को यूज़ करके आगे सस्टेन भी कर पाएगा एंड जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है या फिर नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ आगे ग्रो भी कर पाएगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है, ठीक है? तो ऑल क्लियर कि इसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है? और इसके बाद पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है, उससे क्या आपको साइन मिलता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ओके? तो ये हम एग्जांपल के तौर पे भी समझेंगे जब हम अपने वेबसाइट पे जाके किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
एंड देखते हैं कि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में क्या क्या इंक्लूडेड होता है एंड कौन से सारे इंडिकेशन मिलते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लो को एनालाइज करते वक्त। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एक्चुअल में होता क्या है? तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या होता है कि जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हो और जब जाके देखते हो कि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में कुछ अमाउंट कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये फिगर्स जो है, जो भी कैश आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं? तो एक्चुअल में ये कैश जो आए होते हैं या तो वो परचेज़ करने पे या फिर सेल करने पे, जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट रहते हैं या प्रॉपर्टी होती है, लाइक प्रॉपर्टी, ठीक है? प्रॉपर्टी है या फिर कोई इक्विपमेंट है या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने, स्टॉक में किया हुआ है या फिर किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू किया हुआ है या किसी बॉन्ड में किया हुआ है, गवर्नमेंट बॉन्ड में किया हुआ है या फिर किसी और कंपनी में आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है? तो उन सब एसेट के परचेज या सेल के बाद जो आपको कैश मिलता है, वो कैश आपको इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में दिखाई देता है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में वही कैश आपको दिखाई देता है जो आप अपने लॉन्ग टर्म एसेट को बेचकर या खरीद कर वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, लाइक प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपने किसी छोटी कंपनी में की हो, बड़ी कंपनी में की हो, या फिर या इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं इक्विटी में की है या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में की है। तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट से जो अभी आप कैश जनरेट करते हो, वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो पॉजिटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या इंडिकेट करेगा? जब भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है, ठीक है? कंपनी का इन्वेस्टिंग कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ठीक है? जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक कंपनी है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी है, लाइक टाटा पावर्स हो गई, सुज़लैंड एनर्जी हो गई या फिर रतन रतन इंडिया पावर हो गई, रिलायंस पावर हो गई। तो इस तरह की जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज़ है, तो फ्यूचर ग्रोथ मतलब कैसे है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने के लिए स्टार्ट करेगी एंड इस तरह के इन्वेस्टिंग कैश फ्लो या इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई देगा कि भैया लॉन्ग टर्म एसेट में या लॉन्ग टर्म एसेट लाइक कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रही है कंपनी या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, वहाँ उसे सेल आउट करके उन्हें कुछ अमाउंट रिसीव हुए, तो उस तरह के आपको फिगर देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो अगर आपका पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है या फिर वो फिगर आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कंपनी इज़ इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है? कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रही है। बट अगर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो है, आईसीएफ जो आपका है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो अगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कैश आपके या कंपनी के बैंक अकाउंट से बाहर फ्लो हो रहा है, मे रिजल्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हो रहा है कि कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, लाइक आप कुछ मशीन्स खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? या फिर कुछ नई बिल्डिंग्स बन रही है, तो उसके लिए आपको पैसे लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपका जो कैश है, आपके कंपनी का जो कैश है, वो बैंक अकाउंट से बाहर जाएगा। इसका मतलब आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो हो रहा है फॉर व्हाट रीज़न? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है? वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में, ठीक है? तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंडिकेशन कब मिलेगा? ठीक है? तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो अगर आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रही है। अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए, ओके? तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि फाइनेंसिंग कैश फ्लो में किस तरह के इंडिकेशन मिलते हैं और फाइनेंसिंग कैश फ्लो में कौन से सारे कैश रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो बेसिकली फाइनेंसिंग कैश फ्लो में जो भी ओनर्स हैं, ठीक है? ओनर्स एंड, ठीक है? ओनर्स एंड कंपनी, ओके? तो ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो में क्या होता है कि कैश फ्लो होता है किनके बीच में? ओनर्स के बीच में एंड कंपनी टू ओनर्स के बीच में एंड ओनर्स टू कंपनी के बीच में। इन दोनों के बीच में ही कैश फ्लो होता है, जिसे फाइनेंसिंग कैश फ्लो के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है?
तो फाइनेंशिंग कैश फ्लो रिप्रेजेंट द कैश फ्लो बिटवीन कंपनी एंड इट्स ओनर, इक्विटी इन्वेस्टर या फिर क्रेडिटर्स बोल दो, जो भी लेंडर्स है जिन्होंने उधार दिया हुआ है। तो इन लोगों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो फाइनेंसिंग कैश फ्लो के अंतर्गत ही होंगे। फाइनेंसिंग कैश फ्लो में जितने भी ट्रांजेक्शन या फिर जो भी कैश अमाउंट दिखाई देगा वो आप समझ जाइए कि कंपनी एंड ओनर्स के बीच में है, इक्विटी होल्डर्स के बीच में है, या फिर जो भी लेंडर्स है या इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में ही है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें कौन कौन सी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इश्यू या फिर रीपर्चेजिंग। जैसे कि कोई कंपनी कभी अनाउंस करती है कि दे आर गोइंग टू बाय बैक देयर शेयर फ्रॉम द मार्केट ऑन सो एंड सो प्राइस, ऐसे करके आपने कभी भी अनाउंसमेंट सुना होगा। तो रीपर्चेज करना है स्टॉक मार्केट से, उस तरह की एक्टिविटीज़ जो हो रही है वो भी फाइनेंसिंग कैश फ्लो में रिकॉर्ड की जाती है। डिविडेंड पे कर रही है, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनी हायर डिविडेंड पे करती है। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है, तो आपको ईयरली डिविडेंड मिलता है कुछ परसेंटेज। ठीक है, फिर कहीं से कुछ पैसे उधार ले रही है या फिर जैसे कि आप बोल सकते हैं कि बोरोइंग फ्रॉम द लेंडर्स। ठीक है, तो बोरोइंग के भी जो ट्रांजेक्शन्स रहेंगे या फिर कोई लोन लिया हुआ था कंपनी ने एंड उसे रीपे कर रही है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ फाइनेंसिंग कैश फ्लो में रिकॉर्ड की जाती है। ये सारी एक्टिविटीज़ फाइनेंसिंग कैश फ्लो में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, अब फाइनेंसिंग कैश फ्लो अगर आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो अगर आपका फाइनेंसिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी ने कैपिटल रेज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव फाइनेंसिंग कैश फ्लो में रिजल्ट फ्रॉम रेजिंग द कैपिटल। ठीक है, कंपनी ने कैपिटल रेज़ किया है एंड जो कैपिटल इसे मिला है वो फाइनेंसिंग कैश फ्लो में रिकॉर्ड किया गया है एक पॉजिटिव नंबर से। तो जब भी आपको पॉजिटिव नंबर दिखे फाइनेंसिंग कैश फ्लो में, इसका मतलब यह हो रहा है कि कंपनी ने कैपिटल रेज़ किया है। वाइल नेगेटिव फाइनेंसिंग कैश फ्लो में इंडिकेट द कैपिटल रीपेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स, जैसे डिविडेंड पे करना। ठीक है, डिविडेंड पे करना या फिर बोनस शेयर स्प्लिट वगैरह, इस तरह के एक्शन जो भी होंगे, या फिर शेयर होल्डर को कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस होंगे या फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर रीपेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नेगेटिव फिगर से फाइनेंसिंग कैश फ्लो में इंडिकेट की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव फाइनेंसिंग कैश फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी ने कैपिटल रेज़ किया हुआ है। अदरवाइज़ अगर नेगेटिव फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी को कैपिटल रीपेमेंट करना है। किसे? तो इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं, लाइक कैपिटल रीपेमेंट करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है टू द शेयर होल्डर्स। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंसिंग कैश फ्लो से समझ में आती है। चलिए यहाँ तक हमने थियरी तो समझ लिया, क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या एक्सक्लूडेड होता है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं और स्क्रीनर के वेबसाइट पे जाकर स्टॉक का कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं, जितना हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन वेबसाइट। तो यहाँ पे सिंपली मैं आके टिकर टेप टाइप करना था, बट ये ऑलरेडी टाइप है। तो टिकर टेप पर मैंने क्लिक कर लिया है, टिकर टेप .in। ओके, एंड यहाँ पर आके, ठीक है, यहाँ पे मोर पे क्लिक करके स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक किया मैंने और सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक यहाँ पे ऑलरेडी है मेरा। HDFC बैंक में जाके मैं फाइनेंशियल्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये फाइनेंशियल पे क्लिक करने के बाद नीचे जो है बैलेंस शीट दिख रही है, बट मुझे इनकम स्टेटमेंट में भी नहीं जाना है, बैलेंस शीट में भी नहीं जाना है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में कवर कर लिया है। एंड हमें बात करना है कैश फ्लो के बारे में। तो कैश फ्लो पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आके आप देखते हो कि नेट चेंज इन कैश, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फ्री कैश फ्लोज। अरे ये सब क्या है, ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ पे ऊपर आप देखो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो ऊपर आपको फाइनेंशियल ईयर्स दिख जाएंगे, जो भी अमाउंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन से,
फाइनेंशियल ईयर्स के हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे देखिए कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 2017 में पॉजिटिव अमाउंट दिख रहा है 17,281 करोड़ का, 17,214 करोड़ का, बट 2019 में निगेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से कैपेबल है अपने आप को सस्टेन करने के लिए मार्केट में, ठीक है, अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए मार्केट में, और ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी कैपेबल है कंपनी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। पॉजिटिव अगर आपका कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो 2017 में ये फुलफ़िल हो रहा है, 2018 में फुलफ़िल हो रहा है, बट 2019 में बहुत ही बड़ा अमाउंट है 62,871 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा फिशी लग रहा है कि भैया ये क्या हो गया, ठीक है। तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें ही देखी जाती है जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद 2020 में ये माइनस 16,869 करोड़ हो गया, फिर 2021 में प्लस में आ गया है, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहाँ से इन होता है, कहाँ से आउट होता है वो आपने देखा ही है, ठीक है। जो कस्टमर से रिसीव होता है वो इनफ्लो में होता है, एंड जो सप्लायर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है वो सारी चीज़ें आउटफ्लो में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो इन मनी अगर आउट मनी से कम है तो डेफ़िनेटली नेगेटिव फिगर आएगा। अगर इन मनी आपका आउटफ्लो मनी से ज़्यादा है तो डेफ़िनेटली वो पॉजिटिव नंबर दिखाएगा। तो इस तरह के इंडिकेशन आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या था कि इसमें वो सारे कैश रिफ्लेक्ट होते हैं आपको जो कि किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट को बेचकर या खरीद कर किया गया है। लाइक प्रॉपर्टी है या कोई इक्विपमेंट है या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि आपने किसी कंपनी में, किसी इक्विटी में, किसी बॉन्ड में करके रखा हुआ है, तो वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ से जिस तरह के भी कैश जनरेट होते हैं वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं, एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आपको वो अमाउंट यहाँ पे शो होता है। तो इसमें क्या था, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में अगर आपका फिगर जो है वो पॉजिटिव है तो क्या होता है कि कंपनी अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, इससे आपको इंडिकेशन मिलती है, ठीक है। अगर यही आपको नेगेटिव फिगर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे -837.31, फिर बाद में 2017 में -1146 करोड़, ठीक है। ऐसे ही आप आगे जाओगे तो माइनस में ही दिख रहा है, सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में ही दिखाई दे रहे हैं। तो निगेटिव मतलब क्या हो रहा है, जब भी आपका इन्वेस्टिंग कैश फ्लो निगेटिव है इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का अमाउंट नहीं, 100 करोड़ का अमाउंट नहीं, लगभग 2000 करोड़ का, 3000 करोड़ का अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किए जा रहे हैं, नए बिल्डिंग्स बनाने, नए ब्रांचेस ओपन करना, तो जो भी ब्रांच डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्ट आने वाले हैं वो सारी चीज़ें, न्यू व्हीकल्स वगैरह खरीदना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ में पैसे जा रहे हैं, वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं कि भैया इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, किस तरह के फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ एनालाइज़ कर पाते हैं कि कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाते हो। अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो एक्टिविटीज़ होती है या कैश फ्लो होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइनेंसिंग कैश फ्लो जो होता है ओनर एंड कंपनी के बीच में होता है, ठीक है। कंपनी एंड ओनर के बीच में या फिर शेयर होल्डर के बीच में या फिर इन्वेस्टर के बीच में या फिर लेंडर्स के बीच में होता है, इतना आप कह सकते हो, ठीक है। तो जो भी कैश फ्लो होगा ओनर के बीच में एंड कंपनी के बीच में या फिर शेयर होल्डर के बीच में या कंपनी के बीच में या फिर लेंडर्स के बीच में या फिर कंपनी के बीच में,
जो भी तरह के एक्टिविटीज़ होंगे, कैश फ्लो होंगे, वो सारी चीज़ें फाइनेंसिंग कैश फ्लो में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पे आप नोटिस करो 2014 से 9,270 करोड़, 18,693 करोड़, तो ये पॉजिटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 2017 में एक नेगेटिव नंबर है, उसके बाद फिर से पॉजिटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे 2021 में नेगेटिव नंबर है, 2022 और 23 में भी पॉजिटिव नंबर है। तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो में पॉजिटिव नंबर क्या इंडिकेट करता है, ठीक है? तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो जब भी आपका पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी कैपिटल रेज़ कर रही है। जो भी कैश रिसीव हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, कंपनी ने कैपिटल रेज़ किया हुआ है, इसीलिए उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में उतना अमाउंट ऑफ कैश दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो अब डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो कि भैया कंपनी के पास इतने कैश हैं अभी भी, ओके। दूसरा चीज़ होता है कि फाइनेंशिंग कैश फ्लो जो है, अगर वो आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी ने क्या किया है कि जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ अमाउंट एक्सपेंड किए हुए हैं, ठीक है? मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे बाहर गए हैं, ठीक है? या फिर एक दूसरा और ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि किसी तरह का कैपिटल रीपेमेंट किया है, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म का डेब्ट वगैरह होगा, या फिर कोई भी कैपिटल रीपेमेंट इनका सेटलमेंट करना बाकी रह गया होगा, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए पैसे जो है कंपनी के अकाउंट से बाहर गए हैं, एंड ये इस तरह के कैश फ्लो एक्टिविटीज़ आपको देखने मिलती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एनालाइज़ कर पाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इसमें आपने देखा कि पॉजिटिव कैश फ्लो होगा तो मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी की कैपेबिलिटी समझ में आती है, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ समझ में आता है कि वो इतने कैश जनरेट कर सकता है, जिससे वो खुद भी सस्टेन रह सकता है एंड फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी काम कर सकता है। जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर ये एक नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सिग्निफिकेंट अमाउंट खर्च किया जा रहा है, बट इन्वेस्टमेंट पे या फिर आप बोल दो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर नेगेटिव फिगर दिख रहा है। पॉजिटिव फिगर मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्ट कर रही है कंटिन्यूअसली। तो ये सारी चीज़ें आप इन्वेस्टिंग कैश फ्लो से समझ पाते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जब भी आपको पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाई दे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी ने कहीं से कैपिटल रेज़ किया है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बिज़नेस ग्रोथ के लिए। तो वो सारे कैश यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर यही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश अगर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो भी डिविडेंड है या फिर कोई भी पेमेंट है, वो सारे पेमेंट करने के लिए कंपनी ने कैश फ्लो किए हैं अपने बैंक अकाउंट से आउटसाइड में। तो आउटफ्लो मनी आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंड ये नेगेटिव नंबर दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है? अगर यही नंबर अगर पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने कोई कैपिटल रेज़ किया है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, ठीक है? तो यहाँ तो अगर नेगेटिव नंबर होगा तो या तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रही है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, या फिर किसी तरह का कैपिटल रीपेमेंट बाकी रह गया है कंपनी का, तो उस तरह के पेमेंट करने हैं, तो वो भी नेगेटिव नंबर से ही यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंक्लूड कर पाते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या एक्चुअल में देखना होता है, ठीक है? नेट चेंज इन कैश देखोगे तो ओवरऑल कैश यहाँ पे देखो कि 2017 में जो है, 2016 में पॉजिटिव कैश है, ठीक है? बैंक अकाउंट में कैश है, 2017 में भी कैश है, 18 में भी कैश है, बट 2019 में माइनस में अकाउंट दिख रहा है। मतलब इसमें 2019 के टाइम पे जो भी कंपनी है एचडीएफसी बैंक, इसके बैंक अकाउंट में माइनस में इसका अकाउंट था, ठीक है? मतलब इसके अकाउंट में कैश बिल्कुल भी नहीं थे। जो भी शॉर्ट टर्म के कुछ भी ऑब्लिगेशंस होते, तो कंपनी शायद उसे फुलफ़िल नहीं कर पाती, या फिर कोई भी अगर फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ कैपिटल रेज़ करना होता, कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता, तो वो सारी चीज़ें भी फुलफ़िल नहीं कर पाती। उसके लिए एचडीएफसी बैंक को लोन वगैरह लेना हो सकता था, या फिर कोई अदर एक्टिविटीज़ करनी पड़ सकती थी, जिससे अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाती। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से, ठीक है? 2020 में पॉजिटिव दिख रहा है, 2021 में पॉजिटिव दिख रहा है, 2022 में पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है? बाकी ये पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है?
तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक टाइम ऐसा आया था 2019 में नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है, बाकी हर जगह पे ये एक पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। बेसिक आपका यही होता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो आप एनालाइज कर लो तो आपको पूरा एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि कंपनी के पास कितने कैश पड़े हुए हैं, जिससे वो जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के ऑब्लिगेशंस हैं उसके साथ डील कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एंड जो भी इसके फ्यूचर ग्रोथ है उसके लिए काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको रिपेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स है या फिर जो भी लेंडर्स हैं उनके जो भी बकाया इनके पास पड़े हुए हैं, वो सारे हिसाब चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, वो सारी चीज़ें इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एंड जो भी इसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से स्टडी कर पाते हो, रिसर्च कर पाते हो या एनालाइज़ कर पाते हो, इस तरह से आप बोल सकते हो। ये आप सिंपली स्क्रीनर डॉट इन पर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है? स्क्रीनर के वेबसाइट पे हम जाके देखते हैं यहाँ पे सिंपली मैं एचडीएफसी डालूँगा। एचडीएफसी बैंक में जाके यहाँ पे कैश फ्लो पे क्लिक करना है आपको, ठीक है? कैश फ्लो पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इसको मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे पूरा दिखाई देगा, लोन, एडवांसेस, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, अदर डब्ल्यूसी आइटम्स, ऐसे यहाँ पे दिखा वर्किंग कैपिटल आइटम्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डायरेक्ट टैक्सेस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये तो ऊपर के हो गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको दिखाई देंगे फिक फिक्स एसेट परचेज, फिक्स एसेट सोल्ड, परचेज किया कितने में परचेज किया, सोल्ड किया तो कितने में सोल्ड किया, इन्वेस्ट इन सब्सिडरीज, फिर एक्विजिशन ऑफ कंपनी, कंपनी एक्विजिशन किया है तो उसके भी यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि भैया हमने कंपनी एक्वायर किया है तो उसमें इतने कॉस्ट चले गए हैं, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें इंक्लूड करते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या-क्या इंक्लूड हो रहा है, ठीक है? फिक्स एसेट परचेज़ किया है, फिक्स एसेट सोल्ड किया है, इन्वेस्ट इन सब्सिडरीज़, एक्विजिशन ऑफ कंपनीज़, अदर इन्वेस्टिंग आइटम, अगर इसके अलावा कुछ अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या-क्या आएगा? प्रोसीड्स फ्रॉम प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स, redemption of debentures, proceed from borrowing, repayment of borrowing, dividend paid, अदर फाइनेंसिंग आइटम्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखाई देगी, जो भी शेयर से रिलेटेड है, डिबेंचर से रिलेटेड है, तो जो भी एक्टिविटीज़ होती है, बोरोइंग, ये सारे देखिए, अभी शेयर्स, डिबेंचर्स, बोरोइंग, ये सारे किसके बीच में एक्टिविटीज़ हो रही है? कंपनी एंड ओनर्स के बीच में, लेंडर्स के बीच में, ठीक है? या इक्विटी होल्डर्स के बीच में, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनके बीच में। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनके बीच में होती है, ठीक है? तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या इंडिकेशन देता है, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है? तो इस तरह से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आप एनालाइज़ कर पाते हैं एंड इसके बेसिस पे एक अच्छा खासा डिसीजन मेक कर पाते हैं कि भैया ये कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस तरह के इसके फाइनेंशियल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन मेक कर पाते हैं, ठीक है? तो इट इज़ नॉट होल थिंग कि फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज़ करके आपने ख़त्म कर दिया, ये नहीं है। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। एक पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस को जिसे आपको एनालाइज़ करना ही पड़ता है, फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को समझने के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के जो भी ऑब्लिगेशंस है उसे सेटलमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी आपने देख लिया कि कौन-कौन से सारे जो भी कोर बिजनेस के जो एक्टिविटीज़ है, वहाँ से जितने भी जनरेशन हो रहे हैं, लाइक प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, लोन, एडवांसेस,
ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, वर्किंग कैपिटल, अदर वर्किंग कैपिटल कुछ है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप कह सकते हो, तो ये इसमें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो इसके सब कंपोनेंट्स मैं आपको दिखाने के लिए इस वेबसाइट पर लेके आया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर कि भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एंड फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी का, तो उस वक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या रोल होता है एंड कौन से सारे बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो हमें चेकआउट करने होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपने काफ़ी इन्जॉय किया एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशनल रहा ये वीडियो आपके लिए। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है अभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर, तो डेफ़िनेटली जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट ज़रूर करें। मैं डेफ़िनेटली आपको रिवर्ट करूँगा या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप ग्रो होते रहे, आपका नॉलेज ग्रो होते रहे एंड आप अपने वेल्थ को भी ग्रो करते रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।